Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 13, the judiciary. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोगों ने पार्ट 1 खत्म किया था, यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे द हाई कोर्ट से। तो जो हाई कोर्ट होता है बच्चा, ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है किसी भी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है वो कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शेयर करते हैं कॉमन हाई कोर्ट को। ठीक है, मतलब देखो 28 हमारी कंट्री में स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल कितने हाई कोर्ट होने चाहिए थे? 36, है ना। पर कितने ही हाई कोर्ट है? 25। मतलब कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपस में शेयर करते होंगे ना हाई कोर्ट्स को। तो ऐसा है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो केरला, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इनका कॉमन हाई कोर्ट है। एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है, इन दोनों का मिला के एक कॉमन हाई कोर्ट है जिसका नाम है केरला हाई कोर्ट। ठीक है, वैसे ही पंजाब और हरियाणा का और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो समझ में आ गई बात कि एक स्टेट का इंडिविजुअल हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो स्टेट एक हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं, या एक दो यूनियन टेरिटरी, दो स्टेट, ये लोग भी कॉमन हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी की संख्या है 36, पर हाई कोर्ट हमारे पास अभी भी कितने ही है? 25। तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसका अपना हाई कोर्ट है। बात करेंगे बेटा कंपोजिशन की। तो जो हाई कोर्ट होता है उसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं और अदर जजेस भी होते हैं। अब देखो बेटा, हमारे कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट में सेम नंबर ऑफ जजेस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो नंबर है जजेस का हाई कोर्ट में, उसे डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसके स्टेट के हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस होंगे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के। किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट कौन है? धनंजय चंद्रचूड़। तो जो भी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उस टाइम का, उससे कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। गवर्नर से भी बात की जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो देखो फिर से ध्यान से सुनो। The President of India appoints Chief Justice of High Court in consultation with Chief Justice of India and Governor of State। उस स्टेट के गवर्नर से बात करेंगे, चीफ जस्टिस से बात करेंगे और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर देंगे। जो दूसरे जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर। देखो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है तो दो लोगों से बात होगी, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर अगर किसी स्टेट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के बाद दूसरे जजेस को अपॉइंट करने की बारी आए तो वहाँ 3 लोगों को कंसल्ट किया जाएगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। अब हम देखेंगे कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। एलिजिबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है पात्रता। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? पहला जो सबसे ज़रूरी है वो आप भारतीय नागरिक हो। क्या हो बच्चा? भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना आपका बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये कंडीशन तो कंपलसरी है कि आपको इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए। साथ में ये जो 2 कंडीशन दी हुई है इसमें से आप एक भी अगर फुलफिल कर लेते हो तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, दोनों में से एक भी अगर आपने फुलफिल कर ली तो आप हाई कोर्ट के जज बन जाओगे। पहली है, शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स। आप 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस को हेल्ड करके रखते हैं तो भी आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा है, अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं 10 सालों तक। ठीक है, वो हाई कोर्ट एक नहीं हो सकता बेटा, 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं कि आप शुरुआत के 6 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे, बाद के 4 साल आप जबलपुर हाई कोर्ट में रहे। तो 2 से ज़्यादा भी कोर्ट हो सकते हैं, पर वो सक्सेशन में होने चाहिए, मतलब एक के बाद होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। शुड हैव बीन हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम टर्म की बात करेंगे, समय अवधि। तो टाइम कितना होता है बच्चा इनके पास? एक बार आप जज बन जाएं, अब वो किसी भी एज में जज बने हो, आप 62 ईयर तक सर्व कर सकते हैं हाई कोर्ट को। ठीक है, मतलब एक बार आप जज बने तो कब तक बने रहेंगे? जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती 62।
अगर इन्हें ऐसे लगता है किसी भी इश्यूज़ के कारण, हेल्थ इश्यूज़ के कारण या और कोई प्रॉब्लम के कारण, तो ये पहले रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? और इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस दैट अप्लाइज टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस पढ़ा ना कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से हम एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, वैसे ही हम हाई कोर्ट के जज को भी हटा सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास करके। पर हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर में रिटायर होते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के 65। चलो अब हम मोर टू नो सेक्शन पढ़ेंगे बच्चा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। ये प्रोटेक्ट्स करता है, प्रमोट्स करता है किसके राइट्स को? कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना किसका काम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इवन द थिंग्स दैट वी परचेज फॉर आर डेली यूज़, हम डेली यूज़ के लिए जो भी चीज़ों को खरीदते हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई कंप्लेंट आपको करनी है तो वी कैन राइट टू द कंज्यूमर कोर्ट फॉरम। अगर आपको कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो आप इसे लिख सकते हैं। किसको लिखेंगे? कंज्यूमर कोर्ट फॉरम को। ऑल ऑफ अस शुड स्टे अलर्ट एंड नो आर राइट। हम सबको अलर्ट रहना चाहिए और अपने राइट्स को जानना चाहिए। हमें वही प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए जो गुड क्वालिटी के हों और हमें करेक्ट अमाउंट पे करना चाहिए। अगर प्राइजेस, वेट और क्वालिटी करेक्ट ना हो तो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाए उस पर्सन के द्वारा जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो हम कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। 2015 में जो गवर्नमेंट थे उन्होंने अप्रूव किया न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को, जिसका एम है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस, जो फटाफट से कोर्ट केसेस को क्या करे? रिजॉल्व कर दे, सॉल्व कर दे। ये है अम्ब्रेला कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम का, जिसके अंदर हम कंज्यूमर को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करेंगे तो जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है और जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें सैलरी मिलती है 2.25 लाख पर मंथ। 2.25 लाख मिलती है हमारे जजेस को और 2.5 लाख मिलती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, ठीक है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितनी मिलती है? 2.5 लाख। अदर जजेस को 2.25 लाख। दे आर एंटाइटल्ड अदर फैसिलिटीज़, इन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिली जाती है, दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं जो लॉ ने परमिट किए हैं, परमिसेबल बाय लॉ। जितने भी अलाउंसेस है वो इन्हें मिलेंगे, दूसरी फैसिलिटीज़ इन्हें मिलेगी। अब हम हाई कोर्ट्स की पावर्स की बात करेंगे बच्चों। तो जो हाई कोर्ट है वो ओरिजिनल केसेस को सुन सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। वो केसेस जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हों व्यक्तियों के तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे। इट पासिस जजमेंट ऑन द इलेक्शन पिटीशंस। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन लगाई गई है तो उसके अगेंस्ट में जजमेंट हाई कोर्ट ही देंगे। इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है तो उसको रिजॉल्व भी हाई कोर्ट करेंगे। फिर बेटा वो सारे केसेस जो पहले कहीं लोअर कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं पर अगर उनके अगेंस्ट में अपील हुई तो उसे भी सुनेंगे हाई कोर्ट में, भले ही वो केस सिविल हो, क्रिमिनल हो, ठीक है? It hears appeals in both civil and criminal cases against the decision of subordinate court. Subordinate court के अगेंस्ट में अगर कोई अपील आई है तो उसे भी सुनेंगे, भले ही वो अपील सिविल केस की हो या क्रिमिनल केस की हो, एंड कैन रिव्यू देयर जजमेंट, और उनके जजमेंट को भी रिव्यू किया जा सकता है। लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो तो उसे रिव्यू भी हाई कोर्ट कर सकती है। देन हाई कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चा कंट्रोल एंड सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट की वर्किंग को सुपरवाइज करना, उसे कंट्रोल करना हाई कोर्ट का ही काम है। ये भी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है बेटा, जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। अपनी प्रोसीडिंग को, अपने डिसीजंस को सब रिकॉर्ड करके रखता है और लोअर कोर्ट इन रिकॉर्ड्स को बाद में रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। अब हम रिट्स की बात करेंगे तो रिट्स क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। देता कौन है? कोर्ट। ये किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये काम आप करो या ये काम आप मत करो, ऐसा ऑर्डर कोर्ट्स दे सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिट्स। रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही पावर है टू राइट रिट्स। रिट्स आर इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंल राइट को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू की जाती है। कुछ रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, ये 3 रिट हैं जिनको हम पढ़ेंगे। क्विक क्विज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। चलें अब हम पढ़ेंगे बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को।
बिलो द हाई कोर्ट्स के नीचे लोअर कोर्ट्स होती हैं दैट आर सबॉर्डिनेट टू एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहती हैं, हाई कोर्ट को सबॉर्डिनेट करती हैं, इसीलिए हम इन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। सिविल कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का। ये बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखते हैं। इट हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो ट्राई करता है उन केसेस को जो लैंड प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं। अंडर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर द कोर्ट ऑफ सब जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसके लेवल के नीचे भी कोर्ट्स होते हैं जिन्हें संभालने का काम करते हैं सब जज। अंडर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के नीचे ये नीचे मतलब बिल्डिंग में नीचे नहीं बेटा, अंडर द कंट्रोल। अंडर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर द कोर्ट ऑफ सब जजेस, एडिशनल सब जजेस एंड मुंसिफ कोर्ट्स। हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करेंगे। इस समझ में तो आया ना, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या होगा, हाईएस्ट सिविल कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट का। इसके पास जुडिशियल पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास पावर है कि वो कौन कौन से केसेस को ट्राई कर दे लैंड और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, या इससे भी अलग कोई केस हो सकता है। अंडर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के नीचे भी सब जज का कोर्ट हो सकता है, एडिशनल सब जज हो सकते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस एंड द कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये सब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आएंगे। कौन कौन से कोर्ट्स आएंगे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर बेटा, ये लर्न करने का पार्ट है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज, एडिशनल और असिस्टेंट जजेस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये सब क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं ये लीगल सेंटेंस भी पास कर सकते हैं पर डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो हैज़ टू बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब तक कन्फर्म नहीं करेगा ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जितनी भी व्यक्ति होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट उनके केसेस को सुनेगा। ये कंपलसरी है कि भैया कोई केस हाई कोर्ट में गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में तो हाई कोर्ट को उसको सुनना ही पड़ेगा। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर हियर्ड बाय द हाई कोर्ट। नाउ रेवेन्यू कोर्ट्स, तो जितने भी मैटर होते हैं बच्चा जो रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में सुने जाते हैं। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है रेवेन्यू कोर्ट की। किसी भी स्टेट में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है ये हाईएस्ट अथॉरिटी होता है रेवेन्यू कोर्ट की। इसके अंदर बच्चा कोर्ट ऑफ कमिश्नर आएगा, कोर्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, द कोर्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर। फिर से सुनो, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी केस होंगे वो रेवेन्यू कोर्ट में सुने जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट अथॉरिटी होगा रेवेन्यू कोर्ट की किसी भी स्टेट में। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के कोर्ट भी होते हैं, कोर्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर भी होते हैं, कोर्ट ऑफ कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर भी होते हैं, कोर्ट ऑफ तहसीलदार और नायाब तहसीलदार भी होते हैं। तो रेवेन्यू में भी बहुत सारे कोर्ट होंगे बच्चा, तहसीलदार कोर्ट, नायाब तहसीलदार कोर्ट, डेप्यूटी कलेक्टर कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट एट्सेट्रा। पंचायत कोर्ट की बात करें, पंचायत कोर्ट्स को हम न्याय पंचायत कोर्ट्स भी कहते हैं। ये रूरल एरियाज़ को कैटर करते हैं, अपनी सर्विसेज रूरल एरियाज़ में देते हैं। 3-4 गाँवों को मिला के एक न्याय पंचायत बनाई जाती है। ये जो पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, इसने मेरी बकरी छोड़ ली, उसने मेरी भैंस को मार दिया, इसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये छोटे छोटे जो केसेस होते हैं ये सुने जा सकते हैं पंचायत कोर्ट में और पंचायत कोर्ट से फाइन लगा सकती है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस आर टेकन टू हायर कोर्ट, अगर आप पंचायत कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। लोक अदालत, बेटा लोक अदालत बहुत बढ़िया चीज़ है। लोक अदालत को बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जा रहे थे तो उनके फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस के लिए बनाया गया लोक अदालत को। लोक अदालत हैव बीन सेट अप टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन सिंपल, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मैनर, बहुत सस्ते में जल्दी जल्दी सीधे तरीके से साधारण तरीके से लोक अदालत केसेस को रिजॉल्व करती है। इन्हें प्रिसाइड करते हैं रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, जितने भी रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं।
जजेस होते हैं वो इन्हें प्रिसाइड करते हैं। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं वो अपने केस को खुद आर्ग्यू करती हैं, कोई लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू। तो लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू केसेस को सुना जाता है। जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं वो अपने केस को खुद लड़ सकती हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव क्विक और सिंपल वे में जजमेंट दिया जाता है लोक अदालत में। अब हम लीगल एड की बात करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्राई करता है टू इंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर फैक्टर्स। बेटा देखो, अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं किसी केस में कल्प्रिट ना होते हुए भी मुझे फंसाया गया है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो क्या मैं मेरा केस नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि मैं लॉयर को ही हायर नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए बनाया लीगल एड। फिर से ध्यान से सुनो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर कराता है कि किसी भी सिटीजन को अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव नहीं किया जाए कि उसके लिए जस्टिस सिक्योर ना किया जा सके क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या कोई और फैक्टर है। तो जो अंडर लीगल एड स्कीम है, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं उन लोगों को जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोई औरत है, कोई बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है अपने केस को लड़ने के, कोई मेंटली इल और फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है तो उसे भी लीगल एड दी जाएगी। ऑल दोस हु कैन नॉट पे लीगल सर्विसेज, पे फॉर लीगल सर्विसेज, हर व्यक्ति जो लीगल सर्विसेज के लिए पे नहीं किया जा सकता उसे लीगल एड दिया जाएगा। ये इंश्योर कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।